आज हम लोग जो क्लास 6 का बुक है समाज का अध्ययन, उसके पहले अध्याय को पढ़ेंगे, ठीक ना, जिसका नाम है पृथ्वी पर आस्थानों की स्थिति। ठीक ना, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी क्या है। ठीक ना, जिन लोगों को भी पता है कि पृथ्वी क्या है वो कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक ना, बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। ठीक ना, पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है जहां पे हम सभी लोग रहते हैं। ठीक ना, आप भी पृथ्वी पे रहते हैं, हम भी पृथ्वी पे रहते हैं, मतलब सभी लोग पृथ्वी पे ही रहते हैं। ठीक ना, और पृथ्वी कहाँ है, तो पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है। पृथ्वी कहाँ स्थित है, अंतरिक्ष में स्थित है, और यह गोलाकार है। पृथ्वी जो है वो कैसा है, गोलाकार है, और यह पंच तत्वों से मिलकर बना है, जैसे वायु, अग्नि, जल और जमीन और आकाश। ठीक ना, 5 तत्वों से मिलकर बना है, और यहाँ पे सभी स्थलीय और जलीय प्राणी रहते हैं। जैसे स्थानीय का मतलब क्या है, जैसे हम लोग, आप लोग, हम लोग क्या है, स्थानीय प्राणी हुए ना। स्थानीय प्राणी मतलब कि हम लोग स्थल पे रहते हैं। जितने भी इंसान हैं वो सभी स्थल पे, किसी का घर पानी में नहीं होगा। ठीक ना, तो हम लोग क्या हुए, स्थलीय प्राणी हुए, स्थलीय जीव हुए। इंसान भी यहाँ पे रहता है, और जलीय जीव जैसे मछली, घड़ियाल, ये सब भी आपको पृथ्वी पे ही मिलेंगे, क्योंकि पृथ्वी ही एक ऐसा मात्र ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि पृथ्वी पे स्थलीय और जलीय जीव जंतु पाए जाते हैं, रहते हैं। ठीक ना, तो इतना बात आप लोग समझ चुके। और ये बात आर्यभट्ट जी ने लगभग 500 ईस्वी में कहे थे। ये देखिए, स का मतलब होता है कि सामान्य सन यानी ईस्वी। जैसे 2000 सामान्य सन मतलब ईस्वी, इस शब्द का मतलब ईस्वी हुआ। ठीक ना, मतलब अभी से ना लगभग 1500 वर्ष पहले आर्यभट्ट ये बात कह चुके थे। ठीक ना, शायद आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे 500 लिखा है ना, तो 500 के बाद 501 आएगा, 502 आएगा, 503, 504 करते हुए 600 आएगा। ठीक ना, फिर 601, 602, 603, 604 ऐसे करते हुए कितना आएगा, 700, फिर 800, 900, 10, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, फिर 1900, सब में ऐसे करते हुए 1901, 1902 ऐसे करते हुए फिर आएगा 1990 आ जाएगा। ठीक ना, उसके बाद 90 के बाद 1991, 92, 93, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 और 1999, और उसके बाद आएगा 2000। ठीक ना, फिर 2000 के बाद 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 ऐसे करते हुए फिर 2022, 23, 24, 25, 26, 27 यानी 2026, 2027, 2028, 2029, मतलब इतना साल पहले ये बात उन्होंने 500 ईस्वी में बोला था, और अभी चल रहा है 2026 ईस्वी। ठीक ना, और इसके बाद फिर 27, 28 ऐसे करते हुए आएगा। ठीक ना, तो शायद आप लोग ये बात आप समझ रहे हैं, मतलब आज से लगभग 1526 वर्ष पहले। ठीक ना, और यहाँ पे देखिए लगभग लिखा गया है। लगभग का मतलब होता है कि इसी के आसपास ये बात बोले, यानी 500 ईस्वी के आसपास। जैसे कोई नहीं बोलता है कि मेरे पॉकेट में लगभग 10 रुपए होंगे, तो 10 रुपए कहने का मतलब हो गया, लगभग कहने का मतलब हो गया कि या तो उसके पॉकेट में 9 रुपया है, या फिर 10 है, या फिर 11 है, मतलब 10 के आस ही पास है, इसलिए लगभग बोला जाता है। इसी प्रकार से, क्योंकि डेट इनको पूरा कंफर्म पता नहीं है कि इन्होंने कब ये बात बोला था, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि लगभग 500 ईस्वी में इन्होंने ये बात बोली थी। ठीक ना, जैसे आपके पॉकेट में 10 रुपया है, लेकिन आपको पता नहीं, उसको काउंट नहीं किए, तो आप बोलेंगे मेरे पॉकेट में लगभग 10 रुपए है। इसी प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक ना, बाकी देखिए अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है ना, केवल आपको ये समझना है कि पृथ्वी जो है अंतरिक्ष में स्थित है, और यह गोलाकार है, और ये 5 तत्वों से मिलकर बनी है। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर इस चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति जो अध्याय है इसको पढ़ लेते हैं, तो आप ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर खुद दे सकते हैं। ठीक ना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, जैसे कि मानचित्र क्या है। ठीक ना, ये आप जान सकते हैं कि मानचित्र क्या है जब इस पाठ को पढ़ लेंगे, और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। ठीक ना, मानचित्र का उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, इसके मुख्य घटक क्या है। उसके बाद आप लोग ये भी समझ जाएंगे कि निर्देशांक क्या है। पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का प्रयोग कैसे किया जा सकता है। ठीक ना, देशांतर से स्थानीय समय और मानव समय कैसे संबंधित है, ये सारे प्रश्नों का उत्तर आप जब इस पूरे पाठ को पढ़ लीजिएगा तो खुद पे खुद आप देने लगेगा। ठीक ना, बाकी हम इसका आंसर भी आपको बताएंगे। ठीक ना, देखिए हम लोग इस पाठ को कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये पाठ थोड़ा सा लॉन्ग है, तो इसको हम क्या करते हैं ना, 2 भाग में पढ़ेंगे। ठीक ना, आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक
आज की इस वीडियो में हम लोग 11 नंबर पेज दिख रहा है ना, यहाँ तक पढ़ लेंगे, ठीक ना। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये आपको दिख रहा होगा, ये टॉपिक जो दिख रहा होगा, पृथ्वी का मानचित्रण, ठीक ना। इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इस प्रकार से इसको 2 वीडियो में हम लोग पढ़कर खत्म करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे प्रश्न आपको दिख रहे हैं, ये सारे प्रश्न जो दिख रहे हैं ना, उसके बाद जो तीसरा वीडियो आएगा ना, तो इस प्रश्न को भी आंसर हम आपको बताएंगे। जितने ही प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इन सभी का आंसर भी हम आपको बताएंगे, ठीक ना। और यहाँ पे भी जो ये प्रश्न 3 ठो दिख रहे हैं, इसका भी आंसर हम आपको बताएंगे, ठीक ना। तो देखिए, अगर वीडियो आपको इसके आगे का नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है ना कि एक नंबर हम आपको दे रहे हैं, इस पे कॉल या मैसेज आप कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए नंबर है 7255 05 7205, ठीक ना। इस पे आपको कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक ना। आपको वीडियोस का लिंक दे दिया जाएगा, ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप पहली बार किसी नगर की यात्रा कर रहे हैं, ठीक ना। उस नगर में आप जिन स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं उसका पता कैसे लगाएंगे। मान लीजिए आप देश की राजधानी दिल्ली गए, ठीक ना, और दिल्ली की यात्रा आप कर रहे हैं, वहां पे आप किसी स्थान पे जाना चाहते हैं, जैसे लाल किला के पास जाना चाहते हैं, तो उसका पता आप कैसे लगाएंगे। आप उसका पता कैसे लगाएंगे लाल किला कहाँ पे है। जैसे मान लीजिए कि आप ये दिल्ली का ही नक्शा है, ठीक ना। एक सेकंड रुक जाइए। ये जो मान लीजिए कि दिल्ली का ही नक्शा है, एक बार एग्जाम्पल के लिए, ठीक ना। और मान लीजिए कि आपने स्टेशन पे, दिल्ली स्टेशन पे जाकर रुक गए, ठीक ना, उतर गए, तो आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है लाल किला। तो देखिए आप कैसे पता लगाएंगे कि लाल किला कहाँ पे है दिल्ली में, यानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से लाल किला किधर पड़ता है। आप सहायता के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछ सकते हैं, यानी वहां के लोगों से पूछ सकते हैं कि भाई साहब लाल किला कहाँ पे है, यहाँ से कितना दूर है, ठीक ना। या फिर उस नगर के मानचित्र को देख सकते हैं, ठीक ना। उस नगर का मानचित्र को देखेंगे कि उस मानचित्र पर आपको लाल किला कहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक ना। पिछली कक्षाओं में आपने मानचित्र के बारे में कुछ बातें सीखी थी और इस अध्याय में हम उनकी विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आइए एक खेल खेलते हैं। नीचे दिए गए एक लघु नगर के मानचित्र का निरीक्षण कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी से अभी अभी उतरे हैं, ठीक ना। आपको चित्र किसको देखना है, चित्र 1.1 को। कहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे चित्र 1.1 आपको दिख रहा है। एक काल्पनिक लघु नगर का मानचित्र। लघु मतलब होता है छोटा, नगर मतलब कोई शहर, ठीक ना। तो यहाँ पे एक छोटे से शहर का चित्र दिया गया है, जहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आप कल्पना कीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पे आके अभी अभी ही उतरे हैं, ठीक ना। उसके आगे चलिए हम पढ़ते हैं और उसके बाद समझाते हैं। मानचित्र पर अंकित बैंक में जाना चाहते हैं, आप किस मार्ग से जाएंगे। क्या कोई अन्य संभावित मार्ग भी है। क्या आप इसी मानचित्र में सार्वजनिक उद्यान, विद्यालय और संग्रहालय का भी पता लगा सकते हैं। यदि आप बैंक से बाजार तक जाना चाहते हैं तो आप किस मार्ग को चुनेंगे। ऐसी परिस्थिति में एक मानचित्र उपयोग में आता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आप मान लीजिए रेलवे स्टेशन पे उतर चुके हैं, ठीक ना। अब आपको बताना है कि रेलवे स्टेशन से आप कहाँ जाना चाहते हैं, बैंक जाना चाहते हैं, तो आप किस मार्ग से जाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे देखेंगे तो रेलवे स्टेशन आपको यहाँ दिख रहा होगा और बैंक यहाँ दिख रहा होगा। तो बताइए यहाँ से आपको यहाँ जाना है तो आप किस मार्ग से जा सकते हैं। तो आप यहाँ रेलवे स्टेशन है ना, तो यहाँ से निकलेंगे ऐसे करते हुए, ऐसे 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 करते हुए आप ऐसे जाके बैंक में जा सकते हैं, ठीक ना। बाकी आपसे एक प्रश्न और यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या कोई अन्य संभावित मार्ग भी है, यानी कोई और रास्ता भी है आपको बैंक जाने का। तो आप लोग अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से जैसे आप निकलेंगे तो पहले चिकित्सालय चल जाइए, हॉस्पिटल जाइए, फिर हॉस्पिटल के बाद आप यहाँ पे आइए और ऐसे करते हुए बैंक में चले जाइए, ठीक ना। दूसरा रास्ता भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक ना। क्या आप इसी मानचित्र में सार्वजनिक उद्यान, विद्यालय और संग्रहालय का भी पता लगा सकते हैं। सार्वजनिक उद्यान मतलब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, सार्वजनिक उद्यान है, ठीक ना। और उसके बाद आपको यहाँ पे विद्यालय, तो विद्यालय दिख रहा है ना जी, यहाँ पे विद्यालय भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना विद्यालय।
उसके अलावा देखिए यहाँ पे और संग्रहालय, संग्रहालय आपको कहाँ दिख रहा है, तो अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे यही बस पूछा जा रहा था कि इसका पता लगा सकते तो बिल्कुल लगा दिए। देखिए यहाँ पे उदाहरण है, यहाँ विद्यालय है, यहाँ पे संग्रहालय है। उसके बाद देखिए यदि आप बैंक से बाजार तक जाना चाहते हैं, बैंक यहाँ पे और बाजार यहाँ पे, तो बैंक से बाजार तक जाना चाहते हैं तो आराम से ऐसे आकर ऐसे जा सकते हैं, ठीक ना। सबसे पहले देखिए अब हम रेलवे स्टेशन पे गए, हमको पैसा की जरूरत है, तो हम रेलवे स्टेशन से निकलेंगे ऐसे करते हुए डायरेक्ट बैंक में जाएंगे, पैसा निकालेंगे, फिर हमको मार्केट में कुछ खाना है, कुछ सामान खरीदना है, तो फिर हम बैंक से निकलकर ऐसे बाजार में आ जाएंगे, ठीक ना। बहुत आसान है मानचित्र। अगर किसी भी शहर का मानचित्र आपको पता चल जाए तो फिर आपको लोगों से पूछने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। आप उस मानचित्र के अनुसार, उस मानचित्र के सहायता से पूरे शहर को घूम सकते हैं, ठीक ना। यदि आप बैंक से बाजार तक जाना चाहते हैं तो आप किस मार्ग को चुनेंगे, तो हमने बता दिया इस वाले मार्ग को, ठीक ना। ऐसी परिस्थिति में ही एक मानचित्र उपयोग में आता है। ऐसी ही परिस्थिति में हम लोग को मानचित्र को उपयोग लेना होता है, ठीक ना। ऐसे स्थिति में हम लोग फंस जाते हैं जहां पे हमको कुछ भी नहीं पता चलता है कि कौन सा चीज कहाँ है, तो फिर हम लोग मानचित्र को यूज में लेते हैं। क्योंकि आप अपने गांव में तो बिना मानचित्र के ही कितना कितना दूर जा सकते हैं, लेकिन शहर में जाने के लिए आपको मानचित्र की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, या फिर वहाँ के लोकल जो लोग होंगे उनकी सहायता पड़ेगी ही पड़ेगी कि कौन सा चीज़ कहाँ पे है। आपको ये पता नहीं चल पाता है तो मानचित्र या फिर वहाँ के लोकल लोग ही आपकी सहायता करते हैं, ठीक ना। बाकी चलिए, मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है, ठीक ना। मानचित्र क्या है, तो मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है, मतलब मार्ग दिखाने वाला है, जो यह दर्शाता है कि किसी स्थान की स्थिति कहाँ है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। मानचित्र के दाएं कोने के शीर्ष पर स्थित 4 तीरों पर ध्यान दीजिए। हम आगे देखेंगे कि वे कैसे कुछ विशिष्ट दिशाओं को इंगित करते हैं और मानचित्र को समझने में अधिक सहायक देते हैं, ठीक ना। देखिए मानचित्र के कोने में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 4 तीर आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4। ये 4 दिशाओं को इंगित करते हैं, 4 दिशाओं को बताते हैं और इसका यूज हम लोग आगे करेंगे, ठीक ना। देखिए पहला प्रश्न जो फर्स्ट पेज पे आपसे पूछा जा रहा था कि बताइए मानचित्र क्या है और हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं, इसके मुख्य घटक क्या है। तो देखिए इसके आधे प्रश्न का उत्तर यहाँ पे मिल चुका है। मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है जो यह दर्शाता है कि किसी स्थान की स्थिति कहाँ है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो मानचित्र यही होता है, ठीक ना। बाकी एक और प्रश्न है, इसी में आगे पढ़ेंगे तो इसके मुख्य घटक क्या है, तो थोड़ा सा और आगे हम लोग पढ़ेंगे तो ये भी हम लोग पता लगा लेंगे कि इसका मुख्य घटक क्या है, ठीक ना। तो ऐसे ही जब ये पूरे चैप्टर को पढ़ लीजिएगा ना तो इन तीनों प्रश्नों का पता लगा लीजिएगा आप, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे कुछ यहाँ पे आपको करने के लिए प्रैक्टिकल दिया है कि आइए पता लगाएं। पृष्ठ 8 पर दिए गए चित्र 1.1 में चिकित्सालय को अंकित कीजिए। यानी आपको यहाँ पे चिकित्सालय कहाँ दिख रहा है, इसी फिगर में आपको फिर से देखना है। पेज नंबर 8 पे चित्र 1.1 को, पेज नंबर 8 पे चित्र 1.1 में आपको क्या देखना है, चिकित्सालय दिखना है। देखिए सबसे पहले आप अपने बुक को ओपन कर लीजिए, ठीक ना। हम इस फिगर को दिखा रहे हैं और इसको आपको देखते रहना है, ठीक ना। इसको हम पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे, क्योंकि बार बार इधर उधर करने से फ्रेम में नहीं आता है, कुछ भाग कट जाता है। तो आप अपने बुक को ओपन करेंगे और उसमें आप ध्यान देंगे, ठीक ना। देखिए पहला उसमें पूछा जा रहा था कि चिकित्सालय को अंकित कीजिए, यानी चिकित्सालय आपको कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है, बस यहाँ पे अंकित है, केवल आपको देख लेना है, ठीक ना। नीले रंग से दिखाए गए क्षेत्र क्या दर्शा रहे हैं, तो जो यहाँ पे नीला रंग से दिखाया जा रहा है यह या तो नदी को दर्शाएंगे या फिर तालाब को दर्शाएंगे, ठीक ना। नीला मतलब पानी को दर्शाता है, पानी वाले जगह को दर्शाता है, ठीक ना। किसी भी मानचित्र में अगर आपको नीला दिखे इसका मतलब समझिए कि वह पानी को दर्शा रहा है, वहां पे नदी है, नहर है या फिर एक तालाब है, ठीक ना। उसके आगे देखिए विद्यालय, नगर, पंचायत, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको दिखाना ही पड़ेगा। देखिए विद्यालय, नगर, पंचायत या सार्वजनिक उद्यान में से रेलवे स्टेशन से कौन सा स्थान सबसे अधिक दूरी पर है, ठीक ना। तो देखिए रेलवे स्टेशन तो यहाँ पे है और क्या क्या पूछ रहा था आपसे, नगर पंचायत। नगर पंचायत खोजिए कहाँ पे, नगर पंचायत यहाँ पे है और इसके साथ ही साथ
सार्वजनिक स्थान कहाँ पे है, सार्वजनिक उद्यान, तो सार्वजनिक उद्यान आपको यहाँ पे दिख रहा है, और उसके साथ ही साथ विद्यालय भी था ना, तो विद्यालय आपको यहाँ दिख रहा है। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रेलवे स्टेशन से सबसे दूर कौन है, तो देखिए जब रेलवे स्टेशन से हम निकलेंगे तो यहाँ पे जल्दी ही पहुंच जाएंगे विद्यालय। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे नगर पंचायत पहुंचे, लेकिन यहाँ पे सार्वजनिक उद्यान जाने के लिए सबसे दूर हमको जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा था कि विद्यालय, नगर पंचायत या सार्वजनिक उद्यान में से रेलवे स्टेशन से कौन सा स्थान सबसे दूर है, तो कौन सा स्थान सबसे दूर है, तो सार्वजनिक उद्यान सबसे दूर है, ठीक ना। तो यहाँ पे इसको भी आप लोग समझ लिए। आगे देखिए, कक्षा के एक क्रियाकलाप के रूप में 3 या 4 विद्यार्थी के अलग अलग समूह बनाइए, ठीक ना। 3-4 विद्यार्थी के अलग अलग समूह बनाना है, ग्रुप बनाना है। प्रत्येक समूह में अपने विद्यालय तथा उस तक जाने वाले कुछ मार्गों को पड़ोस के भवनों का मानचित्र बनाने को कहिए। अंत में सभी मानचित्रों की तुलना कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए। आपको खुद से करना है, ठीक ना। आगे चलिए हम लोग मानचित्र और उसके घटक को पढ़ते हैं, ठीक ना। हम इस साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं कि मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांक है। यह एक लघु क्षेत्र, लघु मतलब बहुत छोटा, ठीक ना। यह एक लघु क्षेत्र मतलब बहुत छोटा, जैसे गांव या कस्बा, ठीक ना, ये छोटे जगह होते हैं। तो गांव या कस्बा एक बृहद क्षेत्र, बृहद क्षेत्र मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र, जैसे आपका राज्य हो जाएगा या फिर आपका देश हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका जनपद या राज्य अथवा भारत जैसा एक अति विशाल देश या संपूर्ण विश्व भी हो सकता है। मानचित्र में आप सतह को ऐसे देखते हैं जैसे आप उसे ऊपर से देखते हैं, ठीक ना। एटलस मानचित्रावली की एक पुस्तक या संग्रह है। एटलस क्या है, तो मानचित्रों की एक पुस्तक या संग्रह है जहां पे बहुत सारे मानचित्र आपको दिखते हैं, ठीक ना। उसके आगे देखिए, अब देखिए मानचित्र है ना, जैसे कि आप जानेंगे मानचित्र अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमें से यहाँ पे 3 प्रकार आपको दिया है, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र, ठीक ना। दिखा ना आपको यहाँ पे। देखिए भौतिक मानचित्र क्या होता है, तो मुख्य रूप से प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, महासागरों और नदियों को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए पाठ्य पुस्तक में चित्र 5.2 को आपको देखना है, ठीक ना। आपको 5वां अध्याय खोलना है और उसमें चित्र दूसरे को देखना है, 5वां अध्याय का दूसरा चित्र को देखना है, ठीक ना। अगर आपको हम यहाँ पे दिखाना चाहें, देखिए यहाँ पे चित्र 5.2 आपको दिख रहा है, ठीक ना। तो इसमें अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे यही चीज दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे हिमालय पर्वत आपको दिखाया गया है, फिर से नदी दिखाया गया है, ठीक ना। तो ये कौन सा मानचित्र हुआ, तो ये भौतिक मानचित्र हुआ, ठीक ना। उसके बाद देखिए एक होता है राजनीतिक मानचित्र, जिसमें क्या दिखाया जाता है, देश या राज्यों, सीमाओं, नगरों आदि को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उनकी राजधानियों को दर्शाता भारत का एक मानचित्र। एक ऐसा मानचित्र जिसमें अगर भारत का आप लेना चाहे तो उसमें ऐसा मानचित्र जिसमें उसके सभी राज्यों को दिखाया जाता हो, वो क्या कहलाएगा, वह राजनीतिक मानचित्र कहलाएगा, ठीक ना। उसके आगे देखिए थीमेटिक मानचित्र, विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान करते हैं। जो थीमेटिक मानचित्र होते हैं वो क्या करते हैं, विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए पाठ्य पुस्तक में चित्र 6.3 और 8.1 को आपको देखना है, तो आपको समझ में आ जाएगा थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, ठीक ना। जैसे कोई मानचित्र बना दिया जाएगा और वहां पे ये लिखा जाए कि इस क्षेत्र में ये फसल बहुत ज्यादा होता है, वो फसल ज्यादा होता है। जैसे बिहार का मानचित्र बना दिया जाए और वहां पे मुजफ्फरपुर लिखकर बताया जाए कि मुजफ्फरपुर में बहुत ज्यादा लीची होता है, ठीक ना। और हाजीपुर का चित्र बनाकर और वहां पे बताया जाए कि यहाँ पे केला बहुत ज्यादा होता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो थीमेटिक मानचित्र हो जाएगा। इसी प्रकार से आपकी बुक के क्या है ना कि चित्र 8.1 को देखिए, अब हमको उसको भी दिखाना पड़ेगा, ठीक ना। आप लोग थोड़ा सा खुद से भी 1-2 चित्र देखा करिए, सबको हम दिखाने लगेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक ना, खोजने में। पहले तो हमको 8वें चैप्टर को खोजना होगा।
देखिए यहाँ पे देखिए चित्र 8.1 में वही चीज यहाँ पे दिखाया गया। देखिए इस क्षेत्र में मूंग ज्यादा होता है, मूंग दाल, और इधर अड़हल दाल ज्यादा होता है, ठीक ना। उसी प्रकार से यहाँ पे चावल होता है। तो ये क्या है, थीमेटिक मानचित्र है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने तीनों मानचित्र को पढ़ लिए। उसके आगे देखिए किसी भी मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं। देखिए प्रश्न में आपसे क्या यहाँ पे पूछा गया था कि इसके मुख्य घटक क्या हैं। तो यहाँ पे अब आप इसका आंसर भी दे सकते हैं कि किसी भी मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं। कौन कौन सा, तो दूरी, दिशा और प्रतीक या चिन्ह, ठीक ना। तो यहाँ पे 3 आप लोग उसका आंसर क्या दीजिएगा कि मानचित्र के मुख्य 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा, प्रतीक, चिन्ह, ठीक ना। बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं। आप चित्र 1.1 को देखते हुए प्रथम 2 के बारे में पहले से ही जान चुके हैं। आइए अब हम इन्हें अधिक सटीक ढंग से परिभाषित करते हैं, ठीक है। देखिए आप ये जो चित्र 1.1 है ना, ये वाला, इसको देखकर आप इन 2 के बारे में जान चुके हैं, दूरी और दिशा के बारे में। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतीक चिन्ह के बारे में जानते हैं। पहले तो इन तीनों को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक ना। क्या आप कभी अचंभित हुए हैं कि एक बृहद क्षेत्र को कागज के एक छोटे टुकड़े पर कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक ना। यह मानचित्र के स्केल की सहायता से किया जाता है। जैसे आप बहुत से बड़े देश को, जैसे आप क्या बोलते हैं, अपने देश को देखेंगे तो देश का, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे उसका मानचित्र भी है। ये जो है अपना देश है। अब बताइए अपना देश बहुत बड़ा है लेकिन उसको एक छोटे से पेज पे बना दिया गया जिसपे हम हाथ से केवल इसको ढक दे रहे हैं, ठीक ना। इतने बड़े देश को इतने छोटे पेज पे बना दिया गया है कि उसको हम अपने देश को हाथ से भी ढक सकते हैं, जिसमें कई करोड़ लोग रहते हैं, 140 करोड़ लोग रहते हैं, जिसको हम केवल एक हाथ से ढक दे रहे हैं, ठीक ना। तो ये कैसे बनाया जाता है, उतने बड़े देश को एक छोटे से पेज पे कैसे बना दिया जाता है, तो उसको हम लोग स्केल की सहायता से बनाते हैं, स्केल चुनकर हम लोग बनाते हैं, ठीक ना। आइए हम एक लघु नगर, चित्र 1.1, लघु मतलब एक छोटे नगर, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है कि हमारे मानचित्र पर वापस जाते हैं। मानचित्र जैसा कि यहाँ मुद्रित है, इसका प्रत्येक सेंटीमीटर धरातल पर एक निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक ना। इसका मतलब समझिए कि जैसे यहाँ पे आपको स्टेशन दिख रहा है, यहाँ पे चिकित्सालय दिख रहा है, तो भले ही आपको देखने में यहाँ पे ऐसे एक अंगुली से आप नाप दे रहे हैं कि 1 इंच या 2 इंच इन दोनों के बीच की दूरी है, लेकिन ये धरातल पे कुछ निश्चित दूरी होगा, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ऐसे करके होगा, ठीक ना। क्योंकि इतना पास तो होगा नहीं, इतना दूर थोड़े ना होगा, ये 2 अंगुली के बराबर इतना छोट दूरी नहीं होती है। तो धरातल पे एक कोई निश्चित दूरी होती है, और क्या होती है यहाँ पे समझते हैं। माना कि यह 500 मीटर है, माना कि यह 500 मीटर है, तो हम कहेंगे कि स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर है। यहाँ पे समझिए, अगर आप यहाँ से कि यहाँ तक की दूरी आप ऐसे मापते हैं, तो अगर 1 सेंटीमीटर निकल जा रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, तो उसको आप धरातल पे बोलेंगे कि 500 मीटर है, ठीक ना। ऐसे करके आप नाप रहे हैं, तो यहाँ से कि यहाँ तक की दूरी अगर 1 सेंटीमीटर आ रहा है, तो उसको बोलेंगे कि रियल में दूरी कितनी होगी, तो रियल में दूरी 500 मीटर होगी, ठीक ना। इसी प्रकार से अगर आप ऐसे मापते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 2 सेंटीमीटर आ जा रही है, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप वहां पे धरातल पे इसकी ओरिजिनल दूरी क्या बताएंगे, तो 1000 किलोमीटर, ठीक ना। क्योंकि 1 सेंटीमीटर होगा तो 500 मीटर बोलेंगे, तो 2 सेंटीमीटर होगा तो 1000 मीटर बोलेंगे, ठीक ना। अब इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 के चित्र 5.2 में भारत के मानचित्र को देखिए। आपको क्या करना है कि चित्र 5.2 को देखना है, ठीक ना। फिर से जो हमने पहले चित्र आपको दिखाया था ना, उस पे आ जाना है आपको। देखिए यहाँ पे आपको चित्र 5.2 दिख रहा है, ठीक ना। इसी पे आपको आना है, यहाँ पे आपको समझना है। देखिए आगे क्या बोला जा रहा है आपसे।
अब इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 के चित्र 5.2 में 5.2 में भारत के मानचित्र को देखिए। तो आपने देख लिया, उसके आगे देखिए स्केल नीचे बाएं कोने में एक रूलर के द्वारा दर्शाई गई है जिसकी लंबाई के ऊपर 500 और किनारे पर किमी लिखा हुआ है। किमी मतलब किलोमीटर। सामान्यतः इसका अर्थ यह होता है कि जो रूलर मुद्रित मानचित्र में 2.5 सेंटीमीटर मापता है वह भूमि पर 500 मीटर को दर्शाता है। इसीलिए मानचित्र पर चिन्हित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी उस स्केल पर निर्भर है जिसका मानचित्र उपयोग करता है। ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप लोग यहाँ पे नीचे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे एक स्केल बनाया गया है। ठीक ना। इसको आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है ना उससे मापिएगा ना। अभी तो मेरे पास है नहीं, जब उससे मापिएगा ना, इसको आपको घर पे प्रैक्टिकल करना है, उसको यहाँ पे रखिएगा ना स्केल को, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक ना। तो आपको इस पूरे फिगर में अगर 2.5 सेंटीमीटर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आप माप रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भले इस फिगर में 2.5 सेंटीमीटर है, लेकिन रियल में यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? तो 500 किलोमीटर हो जाएगी। शायद आप लोग समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके आपको जरूर बताना है। ठीक ना। यही बात यहाँ पे लिखा गया है। ठीक ना। आगे देखिए, आइए पता लगाएं। किसी विद्यालय के खेल मैदान का एक साधारण मानचित्र बनाइए। मान लीजिए कि यह 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा आयताकार क्षेत्र है। इसे अपने रूलर की सहायता से 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर के स्केल पर सटीक ढंग से खींचिए। देखिए क्या करना है ना कि एक विद्यालय का जो खेल मैदान है यानी जो फील्ड है उसको आपको अपने कॉपी पे उसका मानचित्र बनाना है। क्योंकि देखिए जो विद्यालय की खेल मैदान की चौड़ाई लंबाई चौड़ाई जो है वो 40 मीटर और 30 मीटर है। उतना बड़ा तो पेज होता नहीं है। तो पेज पे बनाने के लिए आपको क्या करना है कि जो 40 मीटर है ना उसको क्या करना है ना कि उसको क्या करना है कि 4 सेंटीमीटर मान लेना है। ठीक ना। यानी 4 सेंटीमीटर आप इसकी लंबाई मान लेंगे और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई मानेंगे और उसके बाद बनाएंगे तो आपके पेज पे आराम से अट भी जाएगा और उसका एक मानचित्र भी हो जाएगा। ठीक ना। तो ये आपको खुद से करना है। अब इस आयताकार क्षेत्र के विकर्ण को मापिए। आपके द्वारा की गई माप कितने सेंटीमीटर की है? स्केल की सहायता से खेल मैदान के विकर्ण की वास्तविक लंबाई की मीटर में गणना कीजिए। देखिए जब आप इसको कीजिएगा ना तो सेम ही आएगा क्योंकि उसी का मानचित्र होता है। ठीक। तो ये आपको खुद से कर लेना है। अगर आप कमेंट करते हैं तो फिर इसको हम और डिटेल से करके भी हम आपको बताएंगे। ठीक ना। क्योंकि हर विद्यार्थी इतना डिटेल में पढ़ना नहीं चाहता है, तो हमको भी वही देखना होता है जो लोगों को चाहिए। आप लोगों को क्या चाहिए? क्योंकि बहुत सारे तो केवल आएंगे और केवल ये वाला क्वेश्चन आंसर दिख रहा है ना, केवल ये आपको क्वेश्चन आंसर दिख रहा है ना, इसका आंसर छापेंगे और यहाँ से फिलहाल हो जाएंगे। ठीक ना। आइए लघु नगर के मानचित्र चित्र 1.1 के दाईं ओर शीर्ष पर स्थित 4 तीरों पर वापस आते हैं। ये 4 दिशाओं को इंगित करते हैं। जो आप यहाँ पे देखें ना, इस पे 4 तीर लिखकर ये 4 दिशाएं लिखे गए हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसकी बात कहा जा रहा है कि शीर्ष पर उत्तर और घड़ी के कांटे की दिशा में घूमते हुए, घड़ी का कांटा का दिशा कैसे घूमता है? ऐसे ऐसे घूमता है ना, तो उसी तरह से घूमते हुए पूर्व आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे भी है, पहले उत्तर यहाँ पे और उसके बाद घड़ी का दिशा कांटा ऐसे ना घूमता है, तो उसके बाद पूरब आ जाएगा और पूरब के बाद दक्षिण आपको मिलेगा। यहाँ पे दिख रहा होगा दक्षिण। उसके बाद फिर आपको पश्चिम मिलेगा। ठीक ना। इन्हें चतुर्दश या प्रधान बिंदु भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मध्यवर्ती दिशाओं जैसे उत्तर पूर्व, अगर आप लोग उत्तर से और पूर्व के बीच में देखेंगे तो उत्तर पूर्व आपको मिलेगा। उसी प्रकार से दक्षिण पश्चिम, आप लोग यहाँ पे दक्षिण और पश्चिम यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इसके बीच देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम मिलेगा। वैसे ही दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण आपको यहाँ पे दिख रहा है और पूर्व यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। और इसी प्रकार से उत्तर पश्चिम, तो
पश्चिम आपको यहाँ पे, उत्तर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। यहाँ पे दिखा ना, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ठीक ना। का भी उपयोग किया जाता है अधिकतर मानचित्र में ऊ, देखिए इसको शॉर्ट में, जैसे ऐसे आप लोग उत्तर लिखते हैं ना, तो केवल ऊ लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, इसका शॉर्ट नाम हो जाएगा। यानी उत्तर अक्षर से भी उत्तर अक्षर से अंकित एक तीर होता है जो उत्तर दिशा को इंगित करता है। इसी प्रकार से पूर्व के लिए आप लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक ना, दक्षिण के लिए केवल ऐसे लिखा जाता है, उसी प्रकार से पश्चिम के लिए केवल ऐसे लिखा जाता है, और उत्तर के लिए ऐसा आप जान चुके हैं, ठीक ना। आगे चलिए, आइए पता लगाएं लघु नगर के मानचित्र पर पुनः विचार कीजिए। लघु मतलब जो मानचित्र दिया था ना, उस पर पुनः विचार करना है। नीचे दी गई सूची में सही और गलत कथनों की पहचान कीजिए। बाजार चिकित्सालय के उत्तर में है। बाजार जो है चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल के किस साइड में है? तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो देखिए यहाँ पे चिकित्सालय है, चिकित्सालय के किस साइड में है? तो उत्तर ही साइड में। नीचे मतलब उत्तर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, नीचे मतलब उत्तर। तो आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा था कि लघु मानचित्र में नीचे दी गई सूची की सही या गलत कथनों की पहचान कीजिए। तो बाजार चिकित्सालय के उत्तर में है, तो बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए संग्रहालय बैंक के दक्षिण पूर्व में है। बैंक कहाँ पे? यहाँ पे है। बैंक यहाँ पे और संग्रहालय कहाँ पे? यहाँ पे। तो संग्रहालय है तो इसके उत्तर में है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दक्षिण पूर्व में, तो ये बिल्कुल गलत। दक्षिण पूर्व कहाँ पे हो जाएगा? दक्षिण पूर्व उसको बोलेंगे क्योंकि देखिए यही क्या हो जाएगा, ये तो दक्षिण हुआ ना, ये दक्षिण हुआ और ये पूर्व हुआ, तो इसके बीच में अगर इधर कोई हो तो उसे हम लोग दक्षिण पूर्व बोलेंगे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि ये दक्षिण में है, ठीक ना, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। रेलवे स्टेशन चिकित्सालय के उत्तर पश्चिम में है। किस दिशा की बात हो रही है? उत्तर पश्चिम। रेलवे स्टेशन यहाँ पे है, और क्या आपसे पूछा जा रहा था कि रेलवे स्टेशन चिकित्सालय के उत्तर पश्चिम में है, तो चिकित्सालय यहाँ पे है। ये वाला इसका क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, और ये वाला उत्तर हो जाएगा। तो इधर तो रेलवे स्टेशन है नहीं और इधर भी नहीं है, लेकिन इधर है, तो इस वाले दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके आगे देखिए, उसके आगे आपसे पूछा जा रहा है कि झील आवासीय भवन के उत्तर पश्चिम में है। झील आपको पहले देखिए कहाँ पे दिख रहा है, तो झील आप देखेंगे तो इसी को बात हो रही है, इसको झील भी बोल सकते हैं, ठीक ना। हम इसको क्या बता दिए थे? इसको नदी बताए थे, बट ये झील है, ठीक ना। तो झील जो है वो आवासीय भवन यहाँ पे दिख रहा है, तो आवासीय भवन की किस दिशा में है? तो इधर आप लोग देखेंगे, इस पे आप ध्यान दीजिए, ये कोने में जो लिखा है ना, इस पे भी ध्यान दिया कीजिए आप, इस पे ध्यान दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। ये तो पश्चिम दिशा हो गया, ठीक ना, ये वाला उत्तर दिशा हो गया और ये दक्षिण हो गया, ठीक ना। तो आवासीय भवन के किस दिशा में स्थित है जी? किस दिशा में स्थित है? तो ये पश्चिम और दक्षिण में स्थित है। सॉरी, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो देखिए ये क्या हो गया? ये आवासीय भवन का उत्तर वाला दिशा हो गया, और इसके नीचे क्या हो गया? दक्षिण वाला दिशा हो गया, और इसके इधर वाला क्या हो गया? पश्चिम दिशा हो गया। ध्यान से समझिएगा, बहुत कंफ्यूजन होगा इसमें। तो आपसे पूछा जा रहा है झील निकल कहाँ से रहा है? यहाँ से निकल कर इधर आ रहा है, तो झील जो हुआ इधर हुआ, तो ये कौन सा दिशा हुआ? उत्तर पश्चिम हुआ। और प्रश्न में भी यही बात आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर पश्चिम में है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। अपने विद्यालय को प्रारंभिक बिंदु मानते हुए क्या आप जानते हैं कि आपका घर लगभग किस दिशा में स्थित है? अपने शिक्षक और माता पिता से चर्चा कीजिए। देखिए ये आपको खुद से करना है, क्योंकि मान लेते हैं कि आपका विद्यालय यहाँ पे है, तो आपका घर किधर है? आपको पता है, आप यहाँ से आ रहे हो ऐसे करते हुए, या फिर इधर से आ रहे हैं, तो आप खुद से चर्चा करेंगे, ठीक ना। क्योंकि देखिए इधर वाले को हम यहाँ पे दिशा बता दे रहे हैं, इधर वाले को हम लोग पूर्व बोलेंगे, ठीक ना। इधर पूर्व हो जाएगा, इधर उत्तर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा, और इधर दक्षिण हो जाएगा। अब जिस साइड आपका घर है, मान लीजिए इधर है, तो ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा। आपका घर मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा, आप लिख देंगे दक्षिण पूर्व। इसी प्रकार से चारों दिशाओं के बारे में आप जान सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो लॉन्ग होते जा रहा है, ठीक ना। उसके आगे देखिए, इधर हम लगाते हैं प्रतीक चिन्ह। अब हम लोग प्रतीक और चिन्ह पे आते हैं, क्योंकि आपने दूरी को समझ लिया, दूरी समझा ना। जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 1 सेंटीमीटर है, तो धरातल पे कितनी दूरी होगी, इसको हमने समझा दिया था।
उसके अलावा आपने यहाँ पे दिशा भी समझ लिया कि इस रेलवे स्टेशन से चिकित्सालय कौन सा दिशा में है, तो दक्षिण पूर्व में है। उसी प्रकार से चलिए अब हम लोग चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि मानचित्र में इतना बड़ा बड़ा चिन्ह आपको ऐसे बनाकर नहीं दिया जाएगा कि ये रेलवे स्टेशन है और आपका कहीं घर दिखे तो आपका घर एकदम बना दिया जाए, ठीक ना, वैसे नहीं रहेगा। उसका एक प्रतीक होता है, चिन्ह होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक ना। जिससे क्या होगा ना कि अगर प्रतीक बनाते हैं तो बहुत छोटा आप लोग मानचित्र भी बना सकते हैं। नहीं तो अगर पूरा उसका घर, किसी का घर है जिसके घर में टाइल्स मार्बल पूरा लगा है, अब उसको मानचित्र में दिखाने लगिएगा तो मानचित्र बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक ना, और बनाने में भी कठिन होगा। तो उसको हम लोग चित्र से दिखाते हैं। प्रतीक या चिन्ह मानचित्रों का एक और महत्वपूर्ण घटक है, ठीक ना। जो प्रतीक चिन्ह है वो मानचित्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे मानचित्र में वास्तविक भवनों और कुछ अन्य अवयवों के लघु आरेख यानी डायग्राम्स, देखिए लघु मतलब छोटा, आरेख मतलब छोटा चित्र है, लेकिन एक बड़े नगर या एक देश के मानचित्र पर इन सभी के चित्रण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। इसकी जगह इन आकृतियों के रेखांक के लिए चिन्हों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भवनों के विभिन्न प्रकार जैसे रेलवे स्टेशन, विद्यालय, डाकघर, मार्गों, रेलवे लाइनों और नदी, ताल या वन के लिए प्रतीक चिन्ह इस तरीके से मानचित्र पर उपलब्ध सीमित स्थान पर अनेक वितरण दर्शाए जा सकते हैं। विभिन्न उपयोगकर्ता मानचित्र को अधिक सरलता से समझे, इसके लिए मानचित्र निर्माता विशिष्ट प्रतीक चिन्हों का उपयोग करते हैं। विभिन्न देश प्रतीक चिन्हों के अलग अलग समुच्चय का उपयोग करते हैं। सरकारी निकाय भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भारत के भागों के मानचित्र के लिए प्रतीक चिन्हों का एक संलग्न निर्धारित किया है। उसमें से कुछ चयनित चिन्हों को पृष्ठ 11 के चित्र 1.2 में दर्शाया गया है। देखिए, जब किसी छोटा जगह का, मान लीजिए कोई छोटा शहर या फिर आपका गांव है, तो उसका जब आप चित्र बनाते हैं तो वहां पे तो ऐसा चित्र बनाना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत छोटा चित्र उसका रहता है। आपका गांव बहुत छोटा है, लेकिन अगर वही कोई बड़ा राज्य हो, बड़ा देश हो, तो वहां पे जब आप वैसा चित्र बनाने लगेंगे तो क्या होगा ना कि जो उसका मानचित्र होगा ना, वो बनाना बहुत कठिन हो जाएगा, ठीक ना। तो उसके लिए क्या होता है ना कि एक हम लोग चिन्ह लेते हैं। जैसे कहीं पे मंदिर है तो वहां पे मंदिर के जगह पे केवल आप लोग ऐसे सिंबल दे दें, तो इससे ये पता चलता है कि उस मानचित्र में दिखाया गया जगह वहां पे क्या है, मंदिर है, ठीक ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है, और हर देश अलग अलग चिन्ह यूज करता है। जैसे भारत में मंदिर के लिए ये वाला चिन्ह यूज होता है, और भी कोई और देश होगा तो वो दूसरा चिन्ह भी यूज करता होगा, ठीक ना। आइए पता लगाएं अपने घर, विद्यालय और कुछ अन्य महत्वपूर्ण भू चिन्हों सहित अपने स्थान या अपने गांव का एक मानचित्र बनाइए। चतुर्दिश को दर्शाइए, मतलब चारों दिशाओं को दर्शाइए, और दर्शाई गई कुछ महत्वपूर्ण आकृतियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्हों का उपयोग कीजिए जो चित्र 1.2 में दर्शाए गए हैं, ठीक ना। आपको क्या करना है कि आपके गांव को या फिर आपके घर या फिर आपके आस पड़ोस के एक मानचित्र बनाना है, जिसमें अगर आपको कहीं मंदिर दिखे ना तो ऐसा, मस्जिद दिखे तो ऐसा, गिरजाघर दिखे तो ऐसा, छतरी दिखे तो ऐसा सिंबल बनाना है। अगर उस मानचित्र में अगर कहीं नदी है तो नदी के लिए ऐसा सिंबल बनाना है, ऐसा चिन्ह से उसको प्रतीक करना है। और कहीं पोखरा दिखे, तालाब, तो ऐसा बनाना है, ठीक ना। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ देते हैं कि रेलवे लाइन को जब बड़ी लाइन होती है ना, बड़ी लाइन जो होती है उसको ऐसे दिखाया जाता है मानचित्र में, छोटी लाइन को ऐसे, और रेलवे स्टेशन को ऐसे दिखाया जाता है। जो सड़क होता है, अगर पक्की सड़क है तो ऐसे, कच्ची सड़क है तो ऐसे दिखाया जाता है। सीमा, अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो ऐसे, राज्य की सीमा है तो ऐसे, और जिला की सीमा है तो ऐसे दिखाया जाता है मानचित्र में, ठीक ना। उसी प्रकार से अगर आप लोग आगे ध्यान दीजिए तो नदी रहता है तो ऐसे दिखाया जाता है, कुआं रहता है तो ऐसे दिखाया जाता है, और तालाब कहीं किसी मानचित्र में है या फिर आपको बनाना है और तालाब का मानचित्र में आपको दिखाना है तो आप ऐसे दिखाएंगे। नहर को कैसे दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे, सेतु को कैसे दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे, ठीक ना। और मंदिर मस्जिद के बारे में तो आपको हम बता दिए। उसके बाद देखिए डाकघर को कैसे दिखाना है, ऐसे दिखाना है।
PO मतलब P फॉर पोस्ट, O फॉर ऑफिस, तो डाकघर हो जाएगा, ठीक ना, ऑफिस मतलब घर। उसी प्रकार से डाक एवं टेलीग्राफ कार्यालय, तो PTO, P फॉर पोस्ट मतलब डाक, T फॉर टेलीग्राफ और O फॉर ऑफिस मतलब कार्यालय, ठीक ना। ऐसे ही पुलिस स्टेशन को दिखाना होगा तो PS यानी P फॉर पुलिस, S फॉर स्टेशन, तो इसका ये सिंबल हो जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से बस्ती या कब्रिस्तान को दिखाना हो तो ऐसे आप दिखाएंगे, ब्रिज को दिखाना हो तो ऐसे दिखाएंगे, और घास को दिखाना हो तो ऐसे दिखाएंगे, ठीक ना। तो यही था चित्र 1.2। मानचित्र में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले प्रतीक चिन्ह, ज्यादातर यही सब चिन्ह यूज किए जाते हैं मानचित्र में, ठीक ना। तो इस प्रकार से वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।